गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग वेव मोशन के पीवाईक्यूज कर रहे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। वही वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है जिसमें हम स्पीड ऑफ साउंड निकालते थे। ठीक। अब तुमसे ये कहता है कि जब आप ट्यूनिंग फॉर 512 हर्ट्ज का लेते हो तो तुम्हें फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ 11 सेंटीमीटर पे मिलती है, और जब तुम 256 हर्ट्ज का लेते हो, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो तुम्हें 27 सेंटीमीटर पे यहाँ पे रेजोनेंस लेंथ मिलती है। तो तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है। गोपी, समझ में आ गया क्वेश्चन? एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। जब तुम 512 हर्ट्ज का लेते हो तो 11 सेंटीमीटर पे मिलती है, और जब 256 पे लेते हो तो 27 सेंटीमीटर पे मिलती है। ये कह लीजिए। अब तुम एक बार बताओ, फिर वही कंसेप्ट पे जाते हैं। हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक वेवलेंथ होगी ना? ये बता, हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक वेवलेंथ होगी ना? तो 512 हर्ट्ज की एक डिफरेंट वेवलेंथ होगी, और 256 हर्ट्ज की एक डिफरेंट वेवलेंथ होगी। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। नहीं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं, देखो क्या होगा। पहले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, हाँ? ध्यान रखना बेटा। तो एक तरीके से ये हो गया, देखो। ये एंड करेक्शन हो गया, ये L1 आ गया। अब ये बताओ, L1 प्लस एंड करेक्शन। ठीक। ये λ/4 होगा। रादर λ1/4 कह दो। क्यों λ1/4 कह दो? और लैम्डा जो होता है वो V/F होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा V/4 × 512। बता, समझ में आया? ठीक। अब दूसरा देख, फ्रीक्वेंसी कम कर दी है तो वेवलेंथ बड़ी हो गई होगी ना फिर। क्यों? तो ये ऐसे हो गई, ये एंड करेक्शन, और ये L2 कह ले। लेकिन ये फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ ही है, दोनों की फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ है, ध्यान रखना है जो है। ठीक। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी बता? L2 + E = V/4 × 256। ये सेकंड हो गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ई कैंसिल हो जाएगा, बस हो गया। ई कैंसिल हो गया ना, यहां से वी निकाल लेना, बस हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्लोज्ड पाइप है, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1.5 किलो हर्ट्ज है। तो तुमसे कहता है नंबर ऑफ ओवरटोन्स जो क्लियरली तुम सुन सकते हो। क्लियरली हर्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1.5 किलो हर्ट्ज है। तो नंबर ऑफ ओवरटोन्स बतानी है जो तुम क्लियरली सुन सकते हो। तो एक बात बताओ कि जो हम सुन सकते हैं उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 20,000 हर्ट्ज होती है ना? हाँ। इसका मतलब 20 किलो हर्ट्ज होती है। क्यों? अब ये क्लोज्ड पाइप है, और इसकी फंडामेंटल ये है
तो इसका जो पहला ओवरटोन होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, 4.5 किलोहर्ट्ज होगा। क्यों? अगला जो ओवरटोन होगा वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 1.5। अगला जो ओवरटोन होगा वो 7 × 1.5 होगा, एंड सो ऑन कह लो। तो बस हो गया, वो देख लेना कि <20 किलोहर्ट्ज कितने ओवरटोन्स आ रहे हैं, बस हो गया। क्यों? चेक नंबर ऑफ ओवरटोन्स <20 किलोहर्ट्ज। समझ में आ गया गोपी भैया? गोपी समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद चलते हैं मोर देन वन ऑप्शन पे। हाँ, मोर देन वन ऑप्शन 74। वही एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। और जो तुमने ट्यूनिंग फॉर्क लिया था वो लिया था 264 हर्ट्ज, और स्पीड ऑफ साउंड थी 330 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें अलग अलग रेजोनेंस लेंथ निकालनी थी, बस हो गया। रेजोनेंस लेंथ L1 L2 एंड सो ऑन, कहाँ कहाँ पे तुम्हें रेजोनेंस मिलेगा उस टाइप से ये पूछा हुआ था, बस हो गया। और मैंने एक चीज पूछ बता रखी है कि जब तक तुम्हें एंड करेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो तब तक फिर वो मत करना, एंड करेक्शन जबरदस्ती मत लगाना। अब ये बताओ कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्पीड दे रखी है, यहां से लेमडा निकाल लो। लेमडा आ गया V/F मीन्स 330/264। क्यों? अब सिंपल सी बात है, पहली रेजोनेंस लेंथ तुम्हें λ/4 पे मिलेगी, दूसरी रेजोनेंस लेंथ 3 λ/4 पे आएगी, फिर तीसरी रेजोनेंस लेंथ 5 λ/4 पे आएगी, एंड सो ऑन। क्यों? तो उसमें से जो जो भी ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे उसको टिक मार देना। क्यों? समझ में आया गोपी? पॉइंट क्लियर हुआ? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो वेवलेंथ निकाल लो। और तुम्हें अलग अलग रेजोनेंस लेंथ निकालनी थी, तो λ/4, 3 λ/4 एंड सो ऑन ये करते रहना। और मैंने पहले ही बता दिया कि एंड करेक्शन जब तक रिक्वायरमेंट ना हो तब तक अप्लाई मत करना, ठीक है। नेक्स्ट था 76। स्पीड ऑफ साउंड तुम्हें दे रखी थी 320 मीटर पर सेकेंड। एंड करेक्शन क्वेश्चन में दिया था कि नहीं लेना है, ठीक है। एंड करेक्शन ये था, और इसकी लेंथ दे रखी थी 0.1 मीटर, सॉरी 1 मीटर। तो कुछ नहीं, तुम्हें इसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज निकालनी थी, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। सिंपल है। पहली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, V/4L। क्यों? दूसरी फ्रीक्वेंसी 3V/4L, फिर 5V/4L, एंड सो ऑन, बस हो गया। तो जो जो भी ऑप्शन तुम्हें उसमें दिख रहे होंगे उसको टिक मार देना। क्यों? समझ में आई गोपी भैया? समझ में आ गया? ठीक है। बी और लेंथ दे रखी है, और एंड करेक्शन तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया था कि तुम्हें 0 लेना है, तो ये हो गई। उसके बाद था 86 क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी थी 500 हर्ट्ज। वही एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दिख रहा होगा तुम्हें। फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ 50.7 सेंटीमीटर पे थी। फर्स्ट रेजोनेंस नहीं बोला था, रेजोनेंस कहा था, ये ध्यान रखना। मे नॉट बी फर्स्ट। ये थोड़ा सा कैच पॉइंट था, ठीक है।
मतलब 50.7 पे तुम्हें एक रेजोनेंस मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजोनेंस मिलता है वो 83.9 सेंटीमीटर पे मिलता है। ये नेक्स्ट है, हाँ। अब तुम्हें चार ऑप्शन में, एक तो स्पीड दे रखी थी, दूसरे में एंड करेक्शन दिया था, तीसरे में लेमडा दिया था, और चौथे में तुमसे ये कहा था कि जो 50.7 है ये फंडामेंटल के करस्पॉन्डिंग है, ये दिया था। गोपी बता, समझ में आया कि नहीं आया? बता, समझ में आया ना? कि तेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक रेजोनेंस तुम्हें मिलता है 50.7 पे, और उसका जो अगला मिलता है, ठीक है, अगला मिलता है वो मिलता है 83.9 सेंटीमीटर, और डिफरेंट तुम्हें पार्ट पूछे हुए थे। अब ये बता। हाँ बेटा, अभी सही कह रहा तू, सुन ले। अब ये कोई सा भी हो, तो ऐसे देखना जैसे ये है, जैसे ये था देख। फिर अगले वाले में क्या होता है, एक लूप ऐड हो जाता है ना। ये बता, एक लूप ऐड हो जाता है कि नहीं हो जाता, बता जो है। अगले वाले में एक लूप ऐड हो जाता है ना। तो इसका मतलब एक तरीके से जो अगली लेंथ होती है वो λ/4 ज्यादा होती है, बता। ये बता, जो नेक्स्ट λ/2, सॉरी, हाँ। ये बता, अगले वाले में एक लूप ऐड हो जाता है, क्यों? एक लूप ऐड हो जाता है, इसका मतलब जो अगली लेंथ होती है वो λ/2 क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब 83.9 ये किसके इक्वल होगा, तब 50.7 प्लस λ/2 होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगली जो भी रेजोनेंस तुम्हें मिलती है उसमें एक लूप ऐड हो जाता है, तो λ/2 ज्यादा होती है। तो यहां से लैम्डा निकाल लेना। अब यहां से कहानी शुरू हो गई, बस हो गया। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर v इक्वल टू एफ लेमडा हो गया। ये भी क्लियर हो गया। ठीक, ये दो पार्ट निकल चुके हैं। ये और ये दो पार्ट निकल चुके हैं। अब चलते हैं एंड करेक्शन में। तो सुन, ये जो भी था L1 + E, ये मान ले तेरा, ऐसे समझ ले कि nth ओवरटोन था। जैसे देखिए ना, ये n = 1 के करस्पॉन्डिंग है, ये n = 3 के करस्पॉन्डिंग है। तो इसका मतलब ये एक तरीके से 1 × λ/4 है, और ये 3 × λ/4 है, क्यों? बता, समझ में आ रहा है बेटा जो है? ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए n के करस्पॉन्डिंग है, n उसमें ऑड नंबर है, ध्यान रखना। n यहाँ पे ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये n × λ/4 होगा, सही बोला? बता। बता, सही बोला ना? ये n × λ/4 होगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, मतलब 2 ऐड हो रहा है, क्यों 2 ऐड हो रहा है? तो ये बता, L2 + E, ये n + 2, हाँ, बस λ/4, ये दूसरा आ गया। ठीक। अब सिंपल सा तू ये देख ले कि इन दोनों इक्वेशंस में दो अननोन है, इन दोनों के आंसर एक साथ आएंगे। बी और डी के आंसर एक साथ आएंगे। इन दोनों में दो अननोन्स है, क्या क्या अननोन्स है बता जो है। अननोन्स हैं, यस, एक तो एन अननोन है, एक ई अननोन है, बस हो गया जो है। तो ये एन और ई निकाल लेना। और अगर मान लो एन की वैल्यू 1 आती है तो फिर वो फंडामेंटल हो जाएगा, क्यों? बता। इफ n = 1 तो फिर वो फंडामेंटल बन जाएगा, तो ये क्या, तो दोनों के आंसर सेम है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा, 86 वाला भी। अब चलते हैं 87। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक बार।
लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को नंबर भी पूरे करने हैं ना। ये स्ट्रेच्ड वायर है, इसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसका मास दे रखा है 1 ग्राम। वायर कहाँ, और इस पे जो टेंशन दे रखी है वो 0.5 न्यूटन दे रखी है, और ये 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन नोड्स निकालना है, बस हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। अब सुन, अच्छा इसमें मोर देन वन था, और भी कई चीजें पूछी होंगी, तो मैं पूरा कंसेप्ट ही बता रहा हूँ, इसको पोस्टमार्टम ही कर देते हैं इसका जो है, ठीक है। अब क्या है देख, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, अच्छा इंटीजर है, ठीक है चल कोई बात नहीं। ये जो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ये बता एन टाइम्स V/12 होगा ना, बता। ये एन टाइम्स V/12 होगा कि नहीं होगा, बता जो है। और यहाँ पे जो V होगा वो √T/म्यू होगा, और जो म्यू होगा वो मास अपॉन लेंथ होगा। अच्छा वो क्वेश्चन अलग था मेरे ख्याल से ना, वो क्वेश्चन डिफरेंट था। ये मास अपॉन लेंथ हो गया, सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो यहाँ से एन निकाल लो, बस हो गया। फाइंड एन, समझ में आ गया कि इसका मतलब ये कौन सा हार्मोनिक है, तुम्हें ये पता चल जाएगा। अब लेट, मान ले एन की वैल्यू 3 आ जाती है, इसका मतलब इतने वायर में 3 लूप बने ना, बता। हाँ, इतने वायर में 3 लूप बने, ठीक। तो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी फिर, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस देखेगा तो कितना हो जाएगा, मतलब L/3 हो जाएगा, तो ये L है, ठीक है। ये L है, तो इसका मतलब 2 सक्सेसिव नोड्स हो जाएगी, L/3 आ जाएगा, बस ये कह रहे। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन 14 मिस हो गया था, उसको भी कर दे रहा हूँ। क्लोज पाइप है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसकी फंडामेंटल 512 हर्ट्ज दे रखी है। तो ये बताओ, जब इस पाइप को एकदम से ओपन करोगे तो फिर इसकी फंडामेंटल कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बता। डबल हो जाएगी, याद है। हाँ बस हो गया, डबल हो जाएगी। और वो क्या होती है, 1024 हर्ट्ज, ये हो गई, बस हो गया। तो ये पाइप से रिलेटेड और जो स्ट्रेच्ड वायर होते हैं उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इस बार, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। टाइप 5 है मेरे ख्याल से, क्यों। टाइप 5, ये स्पीड ऑफ वेव पे बेस्ड है, ठीक है। स्पीड ऑफ 91 में कल हो गई थी क्या मिस्टेक, कल मिस्टेक हो गई थी 91 में, परसों। चल मैं एक बार देख लूंगा, हाँ। 91 वाला मेरे को मैसेज भी डाल देना, मैं भूल जाता हूँ बेटा। कई बार ना मेरे को व्हाट्सएप मैसेज डाल दो तो मैं उससे देख लूंगा। अगला चलते हैं टाइप ऑफ स्पीड ऑफ वेव रिलेटेड। पहले तो फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ सारे, ठीक है। सबसे पहला, ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती थी वो तुम्हें याद होगा, √T/म्यू, या फिर √T/ρs, ये हम कई बार यूज कर रहे थे। और उसमें भी मैं बच्चों वाली बात बता चुका हूं कि अगर टेंशन यूनिफॉर्म है तो स्पीड यूनिफॉर्म होगी, और अगर टेंशन वेरिएबल है तो स्पीड भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। ये हम पहले कर चुके हैं। और अगर स्पीड यूनिफॉर्म है
तो तुम्हें निकालना है कि एक वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितने टाइम पे पहुंचेगी। तो तुम सीधे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे। और अगर टेंशन स्पीड वेरिएबल आ रही है तो फिर तुम्हें टाइम इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। या इसको कई बार साउंड वेव भी लिखा होगा। और ये मैंने बताया था तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। तो इसमें सॉलिड में जो होता था, सॉलिड में तुम्हें दो फॉर्मूले काम आ सकते हैं कई बार। ये तो बेसिक फॉर्मूला E/ρ, लेकिन E यहाँ पे यंग्स मॉडुलस होता है तो Y/ρ भी कर सकते हो। अब लिक्विड में, लिक्विड में भी दो फॉर्मूले हो सकते हैं। E/ρ तो जनरल फॉर्मूला हो गया, या फिर बल्क मॉडुलस अपॉन रो, ये हो गया। और गैस में √E/ρ तो जनरल फॉर्मूला हो गया। उसको और थोड़ा स्पेसिफिक करोगे तो B/ρ भी हो सकता है। लेकिन बी वहां पे फिर एडियबेटिक वाला होता है। क्यों एडियबेटिक वाला होता है? तो √γ/P/ρ होता है, या √γ/RT/m होता है। बता गोपी, समझ में आ गई बेटा बात जो है? ठीक है, ये है। लेकिन यहां पे जो m होगा, ये भी मैंने बताया था, इसको केजी में रखोगे। ये गलती मत करना, इसको केजी में रखोगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं, तो हाइड्रोजन गैस के लिए m तुम लिखोगे 2 × 10⁻³ के। 2 लिखोगे ना, ध्यान रखना ये है। और कभी कभी क्वेश्चन में दी भी होती है वैल्यू, ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती सर्च कर रहे हो। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, वी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन भी होगा। ऐसा नहीं कि तुम जो है उसको सर्च कर रहे हो। कभी कभी वी क्या होगा, गिवन भी होगा, ये कह रहे हो। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन 1। ये वैसे ट्रू फॉल्स था, तो कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में और स्पीड ऑफ साउंड हीलियम में, इसका रेशियो दिया था √21/5। ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर सेम दिया होगा फिर। फिर भी एक बार फॉर्मूला रख ही देते हैं। तो ये हो गया √γ/RT/m फॉर हाइड्रोजन, और सेम वैल्यू फॉर हीलियम। R और T तो हो गए कैंसिल। क्यों? हाइड्रोजन डायटोमिक है तो उसका गामा मैंने दिया था 5/7/5 दिया होगा मेरे ख्याल से। और मॉलिक्यूलर मास, इसके लिए आप 2 भी रखोगे तो चलेगा। 10⁻³ नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कैंसिल होना है। क्यों? और हीलियम मोनो एटॉमिक है, तो उसके गामा की वैल्यू 5/3। और हीलियम के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना रख दोगे? 4 रख दोगे सीधे। इसको चेक कर लेना। आ गया TM। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तुमसे कुछ इस टाइप से कहा था कि हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, और स्ट्रेच्ड वायर में जब एक्सटेंशन x है तो स्पीड v है। तो जब एक्सटेंशन 1.5x होगा तो स्पीड कितनी होगी? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज वो है। तुमसे कह रहा है कि हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है,
और स्ट्रेच्ड वायर में जब एक्सटेंशन x है तो स्पीड v है, और जब एक्सटेंशन 1.5x होगा तो स्पीड कितनी होगी? तो एक बात बताओ कि ये v इक्वल टू √t/μ की बात कर रहा है ना? समझ में आ रहा है? और यहां पे जो t होगा वो एक तरीके से f या k इंटू डेल्टा एल इसकी बात कर रहा है। क्यों गोपी? बता, समझ में आ गया? बताइए टी किसकी बात कर रहा है, एफ या फिर के इंटू डेल्टा एल जो स्प्रिंग फोर्स होता है? क्यों? इसका मतलब जो वी आ गया वो प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, √डेल्टा एल आ गया। क्यों? एक तरीके से ये हो गया ना, √डेल्टा एल आ गया। अब ये बताओ डेल्टा एल को तुमने कितने टाइम्स कर दिया? 1.5 टाइम्स कर दिया। क्यों? इसको कर दिया 1.5 टाइम्स ना, एक्स है तुमने 1.5x कर दिया, तो इसका मतलब वी कितनी हो जाएगी बता जो है। देयरफॉर जो वी होगी वो √1.5 इतने टाइम्स हो जाएगी, बस हो गया। बी डैश कह दे रहा हूँ चलो। तो ये हो जाएगा √1.5 इंटू बी, ये हो जाएगा। गोपी समझ में आ गया बेटा? फिर एक और क्वेश्चन। अच्छा लगता है कभी कभी सिंपल क्वेश्चन करने में भी अच्छा लगता है। 25 सेम क्वेश्चन आ गया। स्पीड ऑफ साउंड नाइट्रोजन में और स्पीड ऑफ साउंड हीलियम में एट 300 केल्विन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी कभी इजी टफ चलता रहता है बेटा जो है। ठीक है, एट 300 केल्विन ये पूछा था, तो फिर से वही कर देते हैं। अच्छा लगता है ना कभी कभी। √γ RT/m नाइट्रोजन के लिए, अपॉन √γ RT/m हीलियम के लिए। क्यों? फिर से वही रख देते हैं। अब तुम्हें एक ही टेम्परेचर पे दिया हुआ, तो आर और टी तो हो गए कैंसिल। नाइट्रोजन डायटोमिक है तो इसका गामा रख देना 7/5, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास रख देना 28। 10⁻³ नहीं भी लगा हुआ तो चलेगा, बिकॉज रेशियो निकालना है। हीलियम मोनो एटॉमिक है तो गामा रख दोगे 5/3, और मॉलिक्यूलर मास रख दोगे 4। ये हो गया बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं 27। तुम्हें दो गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस M1 एंड M2 दिए थे, ठीक है? और दोनों की दोनों मोनो एटॉमिक थी और सेम टेम्परेचर पे थी। बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें रेशियो ऑफ स्पीड निकालना है। अब ये बताओ V इक्वल टू √γ RT/m करें अगर हम। क्यों? V इक्वल टू √γ RT/m करें, आपके गामा R और T सब सेम है। क्यों? हाँ, गामा RT सब सेम है, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/√m हो गया, बस हो गया सीधे सीधे। क्यों? नहीं है, सीधे सीधे ये हो गया। तो इसका मतलब V1/V2 कितना हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा फिर, √M2/M1। ये आ गया। ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं 48। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया होगा कभी, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं।
अच्छा तूने देख भी लिया तब तक क्वेश्चन। इसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर, और यहां से एक पल्स इधर को जा रही है। ये मान लो ए है, ये बी है, तो तुम्हें ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये तुमसे पूछा हुआ था। एक बार पूरा कंसेप्ट दोबारा से कर देते हैं कुछ। अब देख, बॉटम से अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे जाऊं और यहां पे टेंशन निकालूं, तो वो होगी मास बिलो दैट पॉइंट। क्यों? मास बिलो दैट पॉइंट इंटू जी इफेक्टिव होता है वैसे, नहीं है? अगर पूरा फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है मास बिलो दैट पॉइंट इंटू जी इफेक्टिव। अब इसके नीचे मास कितना हो गया, म्यू इंटू एक्स हो गया। म्यू यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, और जी इफेक्टिव यहाँ पे जी ही होगा। तो यहां से जो रूट टी बाई म्यू की वैल्यू आ रही है, वो एक्चुअल में रूट एक्स जी आ रही है, और यही वी है। और तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वी भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसको मैं प्लस डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकता हूं। गोपी भैया समझ में आई बात? जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हें दिख रहा होगा वी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसको प्लस डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं। तो फाइनली फिर ये क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट एक्स जी। क्यों? ये हो गया। अब इसमें लिमिट लगा दो, यहाँ पे जीरो से टी हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो से एल हो जाएगा। क्यों? तो यहां से तुम टी फाइंड कर लेना। ये उसके बाद 72 और 94, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, और ये भी हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी है करवाना। 72 एंड 94 बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। इसका मास है 6 kg, इसका मास है 2 kg, और यहां से तुम एक वेव को ऊपर फेंक रहे हो। इसको 1 कह दे रहा हूं, ठीक है? और ये टॉप मोस्ट पॉइंट को 2 कह दे रहा हूं। और यहां पे जो वेवलेंथ दे रखी थी, वो दे रखी थी 6 सेंटीमीटर। तुमने 2 में वेवलेंथ निकाली थी, कितनी होगी? कंसेप्ट एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। जब आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, तो देखो कहां कहां से क्या क्या चीज हो रही है। देखो, मास बिलो दैट पॉइंट, बिलो दैट पॉइंट वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब टेंशन इंक्रीज करेगी। इसका मतलब स्पीड इंक्रीज करेगी, v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू। लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है। क्यों फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? तो इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही होगी। क्यों? वेवलेंथ इंक्रीज कर रही होगी ना, क्योंकि वेवलेंथ इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, और स्पीड बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मेन ये हो गया कि जो लेमडा टू आएगा तुम्हारा, वो लेमडा वन से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हो गया। अब निकालोगे कैसे? मैंने तुमसे कहा F1 और F2 इक्वल होंगे। क्यों? ये हो गया। F1 का मतलब क्या हो गया, V1 अपॉन लेमडा वन, और ये हो गया V2 अपॉन लेमडा टू।
लैम्डा वन तुम्हें लिखना है 6 सेंटीमीटर, और लैम्डा टू तुम्हें फाइंड करना है। अब चलते हैं, वी वन कितना होगा, √T1/μ, और T1 कितना होगा, उसके नीचे जितना मास है इंटू जी इफेक्टिव। इसका मतलब 2 × जी इफेक्टिव, यहाँ पे जी होगा। और इसी टाइप से जो V2 होता, वो T2/μ होता, और T2 कितना होता, उसके नीचे जितना मास है इंटू जी इफेक्टिव, और उसके नीचे तुम्हें दिख रहा होगा 6 kg और 2 kg, मतलब 8 kg हो गया, क्यों, और जी इफेक्टिव यहाँ पे जी होगा। गोपी याद आ गया, गोपी भैया, याद आया कि नहीं आया? ठीक। उसके बाद चलते हैं 92 क्वेश्चन में। ये भी मैंने क्लास में करवा रखा है, एक बार फिर कंसेप्ट रिपीट करना मेरी ड्यूटी है। इसको तुमने टाइट किया था 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुम्हें 10 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालना था। और तुम्हें क्वेश्चन में वाई, एल्फा और रो, ये सब कुछ दे रखे थे। कंसेप्ट एक बार दोबारा याद दिलाऊंगा। जब तुम टेम्परेचर कम करोगे, तो डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा इतना डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन तुम डिक्रीज होने नहीं दे रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ से फिक्स है। तो एक तरीके से तुमने उसको डेल्टा एल खींच के रखा हुआ है। नहीं, ये डेल्टा एल खींच के रखा हुआ है। और किसी भी चीज को अगर तुम खींच के रखते हो, तो इसका मतलब तुमने स्ट्रेन डेवलप किए हुए हैं। ठीक। तो स्ट्रेन तुमने कितने के डेवलप किए हुए हैं, स्ट्रेन तुमने डेवलप किए हुए हैं डेल्टा L/L के, या अल्फा डेल्टा थीटा के। स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा चलेंगे बेटा, ऐसे नहीं। तो स्ट्रेस बनेगा। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस होगा यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन वाई अल्फा डेल्टा थीटा। और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स बनेगा। और बेसिकली वही फोर्स टेंशन बनेगा, क्यों? तो इसका मतलब फोर्स या टेंशन क्या बनेगा, ये बनेगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा इंटू एस बनेगा, क्यों, ये बनेगा। और लास्ट में यहां पे जो वी होता है, वो होता है √T/ρs होता है, क्यों, ये होता है ना। और टी की वैल्यू ये रख दोगे, तो यहां से मेरे ख्याल से एस तो कैंसिल हो गया, क्यों, एस कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, √वाई अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन, ठीक। और वाई अल्फा रो सब दिया हुआ है, और डेल्टा थीटा तुम कितना लिखोगे बताओ, जो है ये लिखोगे 20 डिग्री सेल्सियस, या ये 20 केल्विन भी होगा, बेटा ध्यान रखना, बात एक ही है ये। 30 से 10 पे ले गया ना, बात एक ही है बेटा, जो है कोई फर्क नहीं पड़ना, जो है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारा स्पीड पे भी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, जो स्पीड पे अभी तक आए थे। ठीक। उसके बाद चलते हैं वेव पल्स और इक्वेशन जो रिलेटेड होती है ना क्वेश्चंस, वेव पल्स पे रिलेटेड पहले। नेक्स्ट टाइप जो थी वो वेव पल्स रिलेटेड थी, बिल्कुल शुरुआत में जो की करता था मैं चैप्टर के। नेक्स्ट होता है वेव पल्स रिलेटेड। हाँ, वो छोड़ देना। 5 6।
इस पे एक तो क्वेश्चन नंबर 8 था, तब किए होंगे वैसे मैंने। टी इक्वल टू 0 पे वाई एक्स जो इक्वेशन दे रखी है वो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर ये थी, ठीक। और टी इक्वल टू 2 पे वाई एक्स, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको लिखने में गड़बड़ हो गई होगी आई थिंक, एक बार देखूंगा मैं। 1/1 प्लस x-1 का स्क्वायर ये था, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ऐसे लिखा होना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा होना चाहिए, ठीक। तो तुमसे क्या सही है? अबे उल्लू गधा, x=-1 पे ये वो नहीं हो जाएगा, अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा? x=-2 पे वन अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा, बता जो है। तो फिर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए ना, ये कह रहा हूँ जो है, क्यों? एक बार और देख लूंगा ना, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए ना, वाई एक्स टी तेरे को याद है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए बेटा जो है, क्यों? समझ गया ना? एनीवे एक बार और मैं इसमें वो कर लूंगा, अभी तो बता दे रहा हूँ कि 1 + x² होता। तो अब ये बता, t=0 पे y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी ना, एट x=0, बता। ठीक। और t=2 पे y की मैक्सिमम वैल्यू अगेन 1 होगी, एट x=1, क्यों? और मैंने क्लास में बता रखा है कि तुम्हें अगर वेव की वेलोसिटी देखनी है तो मैक्सिमम पॉइंट पे फोकस करो, क्यों? मैक्सिमम पॉइंट पे फोकस करो। तो इन 2 सेकंड में ये x=0 से x=+1 तक चला गया, क्यों? तो इसका मतलब वेव की वेलोसिटी कितनी हो गई? वो हो गई +0.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई। टीएम समझ में आया बेटा? कि अगर तुम्हें वेव की वेलोसिटी चेक करनी है या इवन कई बार आपको सिमेट्री चेक करनी होती है, क्यों? तो भी आप क्या करते हो, उसके मैक्सिमम पॉइंट पे फोकस कर रहे होते हो जो है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे गया, कैसे गया, ये कह लेते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन आया था इस पे, इसको एक बार और वो कर लूंगा, वो मैसेज में वो भी डाल देना गोपी, इस पे भी थोड़ा देखना है, रिसर्च करनी है। और एक क्वेश्चन आया था 80 पे, ये भी हम क्लास में कर चुके हैं आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 80। ये तुम्हें पूरा y(xt) फंक्शन दिया था, 0.8 अपॉन 4x + 5t, इसका स्क्वायर +5। और ये मोर देन वन ऑप्शन था बेटा जो है, ध्यान रखना। पहला, तुमसे कह रहा है कि वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है, एक तो ये कह रहा है। दूसरा, तुमसे कहता है इन 2 सेकेंड इट ट्रेवल्स 2.5 मीटर। तीसरा, मैक्सिमम वैल्यू 0.16 मीटर। और लास्ट में था, इसकी जो सिमेट्रिक है, ये पल्स सिमेट्रिक है, ये चेक करना था। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सुनो। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ टी
सेम साइन के होते हैं तो निगेटिव एक्स में ट्रेवल करती है। क्यों निगेटिव एक्स में ट्रेवल करती है? इसका मतलब ये तो हो गया खत्म। दूसरा, अब अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो स्पीड तुम्हें याद होगा कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स आती है। क्यों नहीं? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब 5/4, तो 1.25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 2 सेकंड में ऑब्वियस सी बात है 2.5 मीटर ट्रेवल करेगी। सही हो गया। क्यों? ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं y की मैक्सिमम वैल्यू। वो तब होगी जब स्क्वायर टर्म जीरो होगा। क्यों नहीं? जब स्क्वायर टर्म जीरो होगा इसका मतलब ये 0.8/5 होगी। तो मेरे ख्याल से 0.16 ही आ रहा है। क्यों? वेन स्क्वायर इज जीरो। गोपी, समझ में आया बेटा? जो है ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। और उसके बाद मैंने तुमसे कहा था सिमेट्री अगर चेक करनी होती है तो तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के अबाउट चेक करनी होती है। जैसे अगर मैं x इक्वल टू जीरो रखूं और t इक्वल टू जीरो रखूं तो y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, और वो आ रही है 0.16 मीटर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू जीरो पे जो पल्स का मैक्सिमम पॉइंट है वो x इक्वल टू जीरो पे है। नहीं है? मतलब ऐसे कुछ हो गया, जैसे ये समझो ना, ऐसे मान लो ये है कि x इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे y की तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और वो कितनी मिल रही है? 0.16 मिल रही है। अब तुम t इक्वल टू जीरो पे ही थोड़ा इधर जाओ और उतना इधर जाओ, अगर y की सेम वैल्यू मिलती है तो फिर वो सिमेट्रिक पल्स होगी। क्यों? तो तुम क्या फाइंड करोगे बताओ? तुम फाइंड करोगे y एट, x और t है, जीरो प्लस डेल्टा एक्स और t इक्वल टू जीरो। एक तो ये फाइंड करोगे और ये मान लो y1 आ जाता है, और एक तुम फाइंड करोगे y जीरो माइनस डेल्टा एक्स और t की जगह जीरो रखोगे, और ये मान लो y2 आ जाता है। तो अब तुम चेक करके देखना y1 और y2 इक्वल आएगा। तो इसका मतलब पल्स क्या है? सिमेट्री के पास हो गया। टीएम समझ में आया बेटा? ये बता, समझ में आई बात कि t इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे y की तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है। अब तुम्हें क्या करना है? t को जीरो रखना है और x को जीरो प्लस डेल्टा एक्स रखना है और y की वैल्यू निकालनी है। फिर t को जीरो रखना है और x को जीरो माइनस डेल्टा एक्स रखना है, और एक y की वैल्यू और निकालनी है। अगर दोनों वैल्यू सेम आती है, क्यों दोनों सिमिलर आती हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? वो सिमेट्रिक है। बस हो गया। तो यहाँ पे सेम आएंगे क्या? तो ये हमारी वेव पल्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो गए। उसके बाद हम चलते हैं जो इक्वेशंस होती है ना टाइप 7। इक्वेशंस पे बेस्ड बेसिकली 3 इक्वेशंस होती है ना, अगर देखोगे तो एक तो एसएचएम की इक्वेशन हो गई जिसमें एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है, एक साइन वेव की इक्वेशन हो गई जिसमें कई सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं लेकिन एम्पलीट्यूड सेम रहता है, और एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हो गई, उसमें भी कई सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं लेकिन एम्पलीट्यूड क्या करता है? वेरी करता है। तो एक बार फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। एसएचएम, इसमें सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट करता था, और इसका जो y होगा वो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन ऑफ t ही होगा फिर, क्योंकि पार्टिकल तो फिक्स है। और वो कुछ ऐसे बन जाता है a साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या फिर ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये हो जाता है। और बच्चों वाली बात, डी वाई बाई डी टी वो उस पार्टिकल की एस एच एम वेलोसिटी हो जाएगी, और डी टू वाई अपॉन डी टी टू वो उस पार्टिकल की, नहीं है, उस पार्टिकल के एस एच एम एक्सीलेशन हो जाएगा। क्यों? और ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों भी क्या होंगे, फंक्शन ऑफ क्या होंगे, टाइम होंगे। टीएम बता, समझ में आया कि एसएचएम में सिंगल पार्टिकल जी ऑसिलेट सर। करता है और ये इस टाइप से होता है। अब वेव में आ जाओ, साइन वेव की बात कर रहा हूं मैं। उसमें कई सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। क्यों? कई सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होता है। तो अब के जो वाई होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स टी होगा ना। एक्स तो ये बताएगा मैं किस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, और टी ये बताएगा किस टाइम पे बात कर रहा हूँ। तो ये फिर हो जाता है ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, और यह ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, ये हो जाता है। और बच्चों वाली बात, y दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो इसका मतलब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा फिर। तो यहां पे जो डेल वाई अपॉन डेल टी आएगा वो बेसिकली पार्टिकल वेलोसिटी होगी। और अगर मैं डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू करूंगा तो ये पार्टिकल एक्सीलरेशन होगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों के दोनों भी क्या होंगे, फंक्शन ऑफ क्या होंगे, एक्स और टी होंगे। क्यों? अब वो एक अलग बात है, वो अलग दूसरा फंक्शन बन जाएगा। जैसे ये पहला फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, कुछ ऐसे कह लो ना, अलग फंक्शन हो जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद चलते थे हम स्टेशनरी वेव में। उसको बस ध्यान से देखना बेटा, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें भी जो वाई होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स और टी ही होता है। नहीं है, उसमें भी कई सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं। तो उसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं ना, ए एक्स साइन ओमेगा टी, या फिर ए एक्स कॉस ओमेगा टी। अब यहां पे जो ए एक्स होता है ये फिर कुछ ऐसा आता है, ट्वाइस ए नॉट साइन के एक्स, या ट्वाइस ए नॉट कॉस के एक्स, या कभी कभी ऐसे भी आएगा ए मैक्स साइन के एक्स, या ए मैक्स कॉस के एक्स। कॉपी समझ में आ रहा है? बता बेटा, जब है ये बता, ये समझ में आया? किस टाइप की इक्वेशन पहचानना पहले देख लेना बेटा, कौन सी इक्वेशन है। ठीक है। अब यहां पे जो ए की मैक्सिमम वैल्यू है वो बेसिकली ट्वाइस ए नॉट है, या इसको तुम ऐसे याद करना कि ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल जो वेव्स होंगी वो होगा। हो गया। जिनसे स्टेशनरी वेव बन रही होगी, ठीक है, वो होगी। और वैसे मैंने एक चीज और भी बताई थी कि मान लो एक का एम्पलीट्यूड कम है और दूसरे का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगी। लेकिन हम लोग 99% केसेस में कौन सी स्टेशनरी वेव पढ़ते हैं? हम लोग 99% केसेस में वो स्टेशनरी वेव पढ़ते हैं जिसमें दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक। तो ये तो इक्वेशंस हो गई सारी की सारी। तो अब ये जो हमारी टाइप चलेगी वो इक्वेशन बेस्ड चलेंगी। लेकिन अब एक काम करते हैं, इसको कल करते हैं, है ना, अगले टर्न में करते हैं। सो थैंक यू एंड गुड डे बेटा। वो पीवाई की और इरोडू करने के बाद डांस कर, समझ गया ना। डीजे मंगवा ले, बगल में डीजे मंगवा ले, नजदीक में कोई डीजे है तो डीजे मंगवा ले। ठीक है। डांस कर, और क्या, बस क्या करना है तेरे को, अब इतना कर लिया तूने, बुक कर ली, इरोडो कर लिया,
है, और PYQ कर लिए, तो क्या करना है तेरे को, तू अपना टाइम फिर केमिस्ट्री और मैथ्स में लगा, स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स तेरा वीक चल रहा है, मैथ्स में लगा वो टाइम जितना बचता है बेटा। ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड डे।